क्या क्या किया था लास्ट टाइम पे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारा लास्ट टॉपिक था। ये टॉपिक देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस एज पर सीबीएसई गाइडलाइन। और ये कोरोना की वजह से डिलीट नहीं हुआ था। मतलब पिछले साल जब तुम लोग 9th में थे तो उस टाइम पे बहुत सारा सिलेबस कट गया था। 9th क्लास में कुछ चैप्टर ही डिलीट हो गया था। 10th में भी कुछ पोर्शन डिलीट हुआ था, कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ था। 10th में बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हुए थे। तो ये टॉपिक कोरोना की वजह से नहीं कटा था। कोरोना के पहले वाले साल जब कुछ भी कोरोना नहीं था, उस टाइम पे ये सिलेबस से डिलीटेड था। तो इस साल भले ही हमको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़े या डिलीटेड सिलेबस पढ़ना पड़े, ये टॉपिक तो हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये कोरोना से कटने वालों में से नहीं है। कोरोना के 1 साल पहले ये सिलेबस से रिमूव हो गया था। बट फिर भी मैंने तुम्हें कराया है, क्योंकि ये मेथड के बिना हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव करना नहीं कर पाएंगे, डिराइव नहीं कर पाएंगे इस मेथड को यूज किए बिना। आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव। तो उससे पहले हमने ये सीखा है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इटसेल्फ, मतलब श्रीधराचार्यस रूल। तो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड हमने कर लिया है पिछली क्लास पे। फैक्टराइजेशन एक मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दूसरा मेथड। दो ही मेथड हमको मिल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कोई भी बच्चा आई डोंट थिंक क्वेश्चन सॉल्व करेगा, हालांकि वो मेथड भी बहुत इफेक्टिव है। तो अभी मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ऊपर एक छोटी सी हेडिंग बना लो, एग्जाम्पलर या असाइनमेंट क्वेश्चंस। असाइनमेंट क्वेश्चंस ऊपर हेडिंग बना लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हेडिंग बना सकते हो। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। देखो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं अभी। इस टाइप के मेरे पास 6 से 7 क्वेश्चन हैं। मैं एक वर्कशीट दूंगा कुछ दिनों के बाद, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कभी भी ये मत माइंडसेट बनाओ कि एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी ये माइंडसेट मत बनाओ, कभी भी ये माइंडसेट मत बनाओ। ठीक है, जो भी चीजें सामने आ रही है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास काफी टाइम है। बोर्ड एग्जाम कौन सा अभी ये कल या परसों होने वाला है। अभी जितना भी है, जितना हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं वो बेटर रहेगा। ठीक है, बाद में हम लोग फाइनल जब बोर्ड एग्जाम अनाउंस हो जाएगा कि इस डेट को है, तो हम लोग एक बार फिर से क्लास करेंगे और उसमें क्या करेंगे, कौन से टॉपिक डिलीटेड है वो हटा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये मान के चलो कुछ भी सिलेबस से नहीं डिलीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं तनिष्ठ। तनिष्ठ यस सर। चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन तनिष्ठ है आज का। इसको x के लिए सॉल्व करना है। कौन सा मेथड से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं है उसको। इसको हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ओके, लिखोगे नहीं अभी। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक रूल होता है कि इक्वेशन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पे कंसीडर करनी होती है। मैं इसमें कैपिटल ए बी सी इसलिए ले रहा हूं ताकि स्मॉल ए बी सी, अगर हम लोग इक्वेशन को इस फॉर्म पे लेंगे तो शायद कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है और कौन सा ए क्वेश्चन का ए है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने क्या कर लिया, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस तरीके से अज्यूम कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल ए बी सी के टर्म्स में। तो देखो इस फॉर्मूले में कैपिटल ए की वैल्यू, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा ए है, विच शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू है ए बी, कैपिटल बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल सी की वैल्यू है माइनस बी सी। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल ये होता है कि ए इंटू सी ये होता है प्रोडक्ट, और बी होता है सम। तो दो नंबर्स हमें ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आता हो, ए इंटू सी। तो ए इंटू सी हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ए बी इंटू बी सी माइनस का, तो ये आ रहा है माइनस ए बी स्क्वायर सी। तो ये हो रहा है प्रोडक्ट। दो नंबर्स ढूंढो जिनके प्रोडक्ट है माइनस ए बी स्क्वायर सी, और सम कितना है, सम का मतलब बी, तो वो होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है उन दो नंबर्स को ढूंढना जिनका प्रोडक्ट ये आता हो और जिनका सम ये आता हो। देखो सम देख रहे हो दो टर्म्स में दिया है, तो एक बार रफ में जाकर बी स्क्वायर और माइनस ए सी,
इनको सम करके देखो, क्या बी स्क्वायर माइनस ए सी आता है? तो बिल्कुल आता है। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, क्या माइनस ए बी स्क्वायर सी आता है? तो आता है, मतलब ये दोनों फिट है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये फैक्टराइज्ड हो रखा है, ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है, ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हमें बस क्या करना है, हमें बस कॉमन लेना शुरू कर देना है। ठीक है, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? ऑलरेडी इसका स्प्लिटिंग हो चुका है, बोलो। क्योंकि हर चीज देखो मैच हो रही है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट से मैच हो रहा है और सम सम से मैच हो रहा है। यस और नो? सर एक बार और बता दो। ओके, देखो एक बार और देखो, जो दो नंबर्स हमें ढूंढने थे जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल, और सम कितना होना चाहिए, b के इक्वल। देखो यहाँ पे सम है बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो एक बार इन्हीं दोनों नंबर्स का सम करके देखो कि क्या हमको बी स्क्वायर माइनस ए सी मतलब ये वाला मिल रहा है। तो करोगे तो कैसे मिलेगा, प्लस माइनस माइनस मिल रहा है, सम तो मिल रहा है। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का जरा प्रोडक्ट चेक कर लो, बी स्क्वायर और माइनस ए सी, इनका प्रोडक्ट हम ये देखेंगे कि क्या माइनस ए बी स्क्वायर सी मिल रहा है। तो देखो मिल रहा है माइनस ए बी स्क्वायर सी। तो कहने का मतलब ये जो बीच का टर्म था ना, बस उसमें एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो और रीग्रुपिंग करके कॉमन कर लो। ये ऑलरेडी मिडिल टर्म ओके स्प्लिट सर। है इसका, हमें कुछ भी स्प्लिटिंग नहीं सोचनी है कि किसको मल्टीप्लाई करें, किसको ऐड करें, किसको सम करें। इन दोनों में से हम कॉमन कर रहे हैं बी एक्स, तो यहां बचेगा बी, नहीं बी तो कॉमन ले लिए, यहां बचेगा ए एक्स प्लस बी, थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है उसको कॉमन कर लो, दोनों में से सी कॉमन कर लो, तो यहां बचेगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया ए एक्स प्लस बी इंटू बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी को 0 कर लिया, ए एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस बी और एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस बी अपॉन ए। दूसरे वाले फैक्टर को 0 किया, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो बी एक्स की वैल्यू मिली सी और एक्स की वैल्यू मिल गई सी बाई बी। तो एक आंसर हो गया माइनस बी बाई ए, दूसरा आंसर हो गया सी बाई बी। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। कॉपी करो जल्दी से। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका आंसर निकल चुका है। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये क्वेश्चन तुम लोग करके मुझे दिखाओगे, तो फटाफट करो इसका आंसर, फिर मैं पूछूंगा एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो इसको, 2 मिनट्स का टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर सबको मिल गया होगा, √3 और 1 आ रहा है ना, तो इसमें भी हमको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ये तो चेक कर ही लिया होगा अभी तक कि इसमें भी सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी बैलेंस्ड है √3 और 1 पे। तो x कॉमन x माइनस √3 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस √3, फिर फैक्टर्स हमको मिल गए x माइनस √3 इंटू x माइनस 1, x की वैल्यू मिली √3 और x की वैल्यू मिली 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो मेथड 1 और मेथड 2 हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के डेरिवेशन पे, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस फॉर्मूले पे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन, इसके बारे में पहले मैं बता दूं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन ये थोड़ा सा इस तरीके का फॉर्मूला आता है, कैसे आता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको करते हैं आराम से। पहले फॉर्मूले की डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट फिर भी नॉलेज के लिए तो अच्छी चीज है क्योंकि मैथ्स है। तो देखो लिखोगे नहीं अभी, बहुत सारे चीजें इसके अंदर हैं। लेट अस कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन as ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं,
फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या मतलब हुआ इसका, पहले वो चीज समझो कि फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या होगा। एक बात बताओ, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कैसा इक्वेशन है? बहुत ध्यान से सुनना। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल क्लास 8th में पढ़े थे इसके बारे में। इसका सॉल्यूशन निकालने सबको आता है। कैसे निकालते हो? 3x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/3, यही होता है आंसर। अब किसी बच्चे को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पता हो, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b इक्वल टू 0 होता है। अब कोई मान ले कि ये एक क्वेश्चन है, मान लो ये एक क्वेश्चन है और यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी? -b/a होगा। बोलो, यही होगा ना? Yes. यहां से b उधर चला गया, a नीचे आ गया। अब इसको क्या करो, इसी चीज को ट्रीट दिस एज अ फॉर्मूला। अब इसी चीज को अगर हम एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट करें तो सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। यहां पे देखो 3x प्लस 5 था, तो a की वैल्यू क्या थी? 3, b की वैल्यू क्या थी? 5। अब यहां पे इस फॉर्मूले में अगर निकालें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? -b/a। b की वैल्यू क्या है? 5, a की वैल्यू क्या है? 3। तो देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही काम हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक में, मतलब इस वाले को हम एक क्वेश्चन बना देते हैं और इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी डेफिनेटली वो a b c कॉन्स्टेंट्स के साथ होगी, जैसे यहां पे है। हाँ, इसका निकालने का प्रोसीजर अलग हो सकता है, जैसे ये तो लीनियर था तो हमने b को ट्रांसपोज कर लिया, a को नीचे कर लिया। तो इस फॉर्मूले को, इस आउटकम को एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं सारे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा इंटेंशन अभी ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल ली जाए, वो a b c के टर्म्स में जो भी आएगा तो वहां पे क्वेश्चन से a b c देख के हम डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो ये चीज होती कैसे है। क्वाड्रेटिक से हम x कैसे निकालते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा ये लेंदी होता है, लेंदी इन द सेंस की इसमें स्टेप्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, बट तुम्हें समझ में आएगा, मेरी पूरी गारंटी है। लिखोगे नहीं, बस ये कंडीशन है। तो अगले 10 मिनट्स कोई भी लिखेगा नहीं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, हर लाइन समझ में आएगी, कुछ भी टफ नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सबसे पहला रूल ये था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी। तो इस वाले इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय विच नंबर? A. क्योंकि a से डिवाइड करेंगे तभी तो ये a कटेगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। यहां पे एक चीज अंडरस्टूड है, a 0 नहीं हो सकता है, तभी a से डिवाइड करना पॉसिबल रहेगा। तो देखो पहला टर्म हो गया x², दूसरा हो गया b/a इंटू एक्स और c/a इक्वल टू 0/a इज 0। स्टेप नंबर 1 ओके। स्टेप नंबर 2, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखना होता है। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब m प्लस n का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? m² चाहिए होगा, 2mn चाहिए होगा और n² चाहिए होगा। क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए हम m प्लस n का होल स्क्वायर ट्राई करेंगे। तो यहां देखो सबसे पहला नंबर x है जिसका होल स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। प्लस 2mn, m यहां पे अभी अभी जिसका स्क्वायर बना है वही नंबर है, देख रहे हो ना? तो अभी अभी स्क्वायर किसका बना है? x का। अब यहां पे कुछ ऐसा नंबर रखना है सच दैट इन तीनों का प्रोडक्ट इस वाले को बैलेंस कर ले। तो कोई बताएगा यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? b/2a। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, ऑसम, b/2a। तो n की वैल्यू होनी चाहिए b/2a, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो देखो ना bx/a मिल जाएगा। तो b/2a n हो गया, मतलब ये टर्म भी हमने क्रिएट कर लिया, ये टर्म भी बन गया।
अब इसके बाद हमको n का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो n हमको मिला है b/2a, हम इसका स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल सम पे फर्क नहीं चाहते हम लोग, तो इसी नंबर को हम एक बार माइनस भी कर लेंगे और लास्ट में c/a लिख लेंगे। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी, एक बार देख के बताओ, कहीं भी कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो जल्दी से। सारे स्टेप्स वही जा रहे हैं जो हमने पिछली क्लास पे किया था, एग्जैक्ट डिट्टो सेम स्टेप चल रहे हैं। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ, m² + 2mn + n², तो ये बन गया m + n होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स बचे हैं, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों को ट्रांसपोज कर ले राइट साइड पे, तो जो नेगेटिव वाला है वो b²/4a² राइट साइड में जाके प्लस हो गया और c/a वहां जाके माइनस हो गया। राइट साइड में एलसीएम ले लो तो 4a² और a का एलसीएम क्या हो गया 4a², यहां बचेगा b², यहां a से ये a² वाला a कट गया, 4a बचा है, तो c × 4a कितना हो गया 4ac, और लेफ्ट साइड पे x + b/2a का होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो x + b/2a, यहां से अगर होल स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट तो जाएगा, लेकिन उसके आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस माइनस साइन लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा। देखते रहना, बस आंसर आने ही वाला है। तो लेफ्ट साइड पे x + b/2a, राइट साइड पे प्लस माइनस एज इट इज। देखो ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, ये b² - 4ac रूट के अंदर ही है। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4a² रूट के अंदर है, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और a² का a। अब इस b/2a को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो b/2a उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, और प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं, 2a - b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, यही हमारे x की वैल्यू है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य ने इसको इन्वेंट किया था। दिस इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मतलब सफिशिएंट है, एकदम ओके है, फिट है। सबको क्लियर बोलो? यस सर। तो इसको कॉपी कर लो, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस फॉर्मूले पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इंडिया के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। ये कॉन्जुगेट रूट्स का मीनिंग मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा, शायद नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है, अभी नहीं। कॉन्जुगेट रूट्स, वैसे कॉन्जुगेट जीरोस मैं बता चुका हूं पॉलिनोमियल में, इररेशनल जीरोस जब भी होते हैं तो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, बताया था। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे भी वैलिड है। इररेशनल जो रूट्स होते हैं, जीरोस वर्ड हम लोग पॉलिनोमियल में यूज करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है हालांकि। तो इररेशनल जो रूट्स होते हैं वो ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, अगर इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल है तो ऐसा होता है। इररेशनल अगर हो तो एक रैशनल दूसरा इररेशनल आ सकता है। पीछे वाला क्वेश्चन याद कर सकते हो, उसमें एग्जांपल के तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज किया था, ये वाला याद है ना? इसमें x की वैल्यू क्या आई थी, एक वैल्यू 1 आई थी, दूसरी वैल्यू √3 आई थी, आया था ना? तो यहां तो √3 है, इसका कॉन्जुगेट पेयर -√3 होना चाहिए, वो कहाँ है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? Sir, क्योंकि coefficients rational नहीं है। हाँ, क्योंकि कोएफिशिएंट्स रैशनल नहीं है। a की वैल्यू 1 है बट b की वैल्यू देखो इररेशनल है, c की वैल्यू इररेशनल है। तो जब भी इररेशनल होते हैं कोएफिशिएंट्स, ये रूल फेल कर जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इररेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं अगर a b c रैशनल हो। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है पॉलिनोमियल में, हमने इसको नोट डाउन भी कर लिया है, इनको कॉन्जुगेट रूट्स बोलते हैं।
4.3 में चलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4.3। देखो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं ताकि कैसे करना है वो पता चल जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के हमें ए बी सी की वैल्यू लिखनी होती है। तो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू है 3। फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेंशन करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखे बिना इसको यूज मत करना, क्योंकि फॉर्मूला याद करने का सबसे बेटर तरीका वही है। फॉर्मूले को बार बार लिखा करो, हर एक क्वेश्चन में लिखा करो ताकि फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। माइनस, देखो बी भी खुद नेगेटिव है तो ये माइनस ऑफ बी है, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पे -7 का स्क्वायर -4 इंटू, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें डी के टर्म्स में पढ़ा है, मतलब डिस्क्रिमिनेट। अभी आएंगे उस पे आएंगे हम लोग, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। तो देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस ये कितना हो गया 8 3 24 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 इज 25 डिवाइडेड बाई 4। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो x मिल रहा है 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो चाहो तो अल्फा बीटा यहां पे मेंशन कर लो। 7 प्लस 5/4 ये हो गया 12/4 मतलब 3, और बीटा की वैल्यू 7 माइनस 5/4 तो 2/4 मतलब 1/2। तो अल्फा और बीटा हमको मिल गया। इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट्स हैं बताओ? 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लो और रिमेनिंग 3 पार्ट जरा करके देखो, करके बताओ जल्दी से। सेकंड पार्ट हो गया होगा सबका? आंसर पूछता हूं मैं, बताओ काशवी आंसर कितना मिला सेकंड पार्ट में? सर मुझे पहला 0 यानी कि अल्फा मिला है 1 और बीटा मिला है -1/2। 1 एंड माइनस हाफ, देखते हैं अभी सही है कि गलत। गलत मिला। देखो ये इसका सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ गलत कर दियो। -1 प्लस √33/4 -1 माइनस √33/4। सेकेंड पार्ट का आंसर ये रहा। पुलकित और पलक सही है? सर मेरा मेरा भी सही है। वेरी गुड। देखो हर नंबर का रूट नहीं निकल जाता है, मतलब रूट तो निकलता है बट पॉइंट में आता है। तो 33 का रूट निकालने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देखो, है ना, वैसे ही छोड़ दोगे आगे। तो सेकंड पार्ट जिसको लिखना है लिख लो जल्दी से, वैसे लिखने तो नहीं चाहिए, खुद से करना चाहिए। थर्ड पार्ट ये है, करो जल्दी जल्दी करो, 4 तक जल्दी से कर लो फिर इन्फॉर्म करो। देखो थर्ड पार्ट का, रुक जाओ। बी है 4√3 और सी है 3, -√3/2 आ रहा है क्या तनिष्ठ? दोनों आंसर सर क्या? -√3/2। यस सर, दोनों आंसर ही आ रहे हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझो। पहले तो फॉर्मूला लिखो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। जब वैल्यू पुट करोगे तो -4√3 प्लस माइनस b², तो b है 4 0 हो जाता है ना, इसलिए इक्वल रूट से। अभी d का नाम मत लो, ठीक है तनिष्ठ, अभी d का नाम मत लो। d क्या होता है उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है अभी। जितना मैंने बताया है सिर्फ उसी पे बात करो। तुम्हारे स्कूल में हो गया है, अच्छी बात है। जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ वही यूज करना है अभी। तो 4√3 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 4√3 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, और ये 4 4 जा 16 इंटू 3 अगेन 48, 2 इंटू 4 -4√3 प्लस माइनस, देखो 0 का रूट तो 0 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 8। तो यहां पे क्या हो रहा है, 0 इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है देखो, एक तो 4√3 अपॉन 8 मतलब +0 अपॉन 8, और x की दूसरी वैल्यू आ रही है -4√3 -0 अपॉन 8। एक्चुअली ये हो रहा है, एक बार +0 हो रहा है, एक बार -0 हो रहा है।
तो दोनों का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जीरो ऐड करने पे जीरो सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4√3/8, 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, तो पहला जीरो हो गया -√3/2 और दूसरा भी उतना ही रहेगा -√3/2। दोनों यहाँ पे इक्वल रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं। देखो एक टेक्निक होती है जिससे बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि रूट्स इक्वल है, अनइक्वल है या कैसे हैं, बट वो हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। अभी हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना है। उसके आगे क्या होने वाला है, नेचर ऑफ रूट्स, उसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसमें दोनों रूट सेम आए हैं, ये हमारा आंसर है। कॉपी करो इसको और फोर्थ पार्ट जल्दी से कर लो। इमेजिनरी का वो है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या होने वाला है, देखो पहले ये देखो फोर्थ पार्ट, ए बी सी यहां से देख के लिख लोगे बहुत आसानी से। ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज सारी पुट कर रहे हैं, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a, ये बनेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 32, देख रहे हो ना, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंडर -31 है डिवाइडेड बाई 4। तुम्हें पता है रूट के अंदर माइनस होता है तो वो रियल नहीं होता है, तो यहां पे हम सीधा लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, या फिर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी इस तरीके से नहीं लिखेगा कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत हो जाएगा। रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, वो रियल नहीं होंगे। इनके बारे में क्लास 11th में पढ़ना है। क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5, उसमें इसको पढ़ना है। तो अभी के लिए तो हमारा सिलेबस में वो सब नहीं है, तो हम लोग सिर्फ यही आंसर लिखेंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लास 11th में ये आगे भी सॉल्व हो जाएगा। काशवी कुछ क्या पूछ रही थी, कैसे सॉल्व होता है क्लास 11 में, ये पूछ रही थी? नहीं सर, समझ आ गया। अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए बस हमको यही करना है, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव मिल जाए तो क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट या रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यही पे हम आंसर लिख देंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। यहां तक कॉपी कर लो। हो गया सर। यस सर, हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अगर कोई छोटा सा टॉपिक आया तो वो भी कर लेंगे। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि इसमें पूरा फुल आई थिंक 20 to 25 मिनट्स का टाइम लगेगा नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए। तो आज हम लोग यहीं पे रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।